नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आज का हमारा शो है महंगाई पर हल्ला बोल। ये इसलिए क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। कल रसोई गैस सस्ती की, इससे पहले चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाया। टमाटर का इंपोर्ट हो रहा है। खाद्य तेलों और दाल की कीमतों पर भी कई फैसले लिए गए हैं। यानी खाने पीने की कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर सरकार की नजर ना हो। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि महंगाई के खिलाफ ये कदम कितने कारगर साबित हो रहे हैं। इन तात्कालिक उपायों के अलावा लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, इस मुद्दे पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन महंगाई की मार कहीं फेस्टिव सीजन पर भारी न पड़ जाए, इसे लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार ने महंगाई से तत्काल राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। यानी करीब 1100 के आसपास बिकने वाला सिलेंडर अब 900 रुपए के आसपास हो गया है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने मुफ्त में 75 लाख नए LPG कनेक्शंस देने का ऐलान किया है। महंगाई के मोर्चे पर इसे बड़ी राहत मानी जा रही है। महंगाई को लेकर सरकार की चिंता वाजिब भी है। जुलाई महीने में खाद्य महंगाई दर जहां 11.5% के स्तर पर आ गया, तो खुदरा महंगाई दर 7.5% के करीब पहुंच गई थी। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही अपनी मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में सरकार और RBI को चेताया था कि आने वाले त्योहारी सीजन में महंगाई का दबाव बना रह सकता है। ऐसे में महंगाई से निपटने के लिए सरकार को चौकन्ना रहने की जरूरत है। वहीं अल नीनो के असर के चलते इस साल अगस्त महीने में औसत से 30% बारिश कम हुई है। फिलहाल तो 122 साल में पहली बार अगस्त सबसे सूखा महीना साबित हुआ है। इससे भी फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है। सरकार महंगाई से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासकर 150 रुपए प्रति किलो के आसपास बिकने वाली अरहर दाल पिछले 2 से 3 महीने के अंदर 200 रुपए प्रति किलो हो गई है। ऐसे में सरकार ने एहतियात बरतते हुए न केवल तुअर की दाल के आयात को बढ़ाने का फैसला किया है, बल्कि सरकार अपने बफर स्टॉक से खुले मार्केट में अरहर के दाल बेचेगी। बात चावल की करें तो सरकार ने पिछले महीने ही गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। वहीं प्याज की कीमतें आसमान में न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया। पिछले महीने टमाटर की कीमतें भी 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। इसके लिए सरकार ने नेपाल से टमाटर का आयात किया था। सरकार के सामने खाद्यान्न की कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और रूस की ओर से ब्लैक सी ग्रीन पैक्ट से पीछे हटने के बाद गेहूं और सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई में कुछ दिक्कतें पैदा हुई हैं। कनाडा और अमेरिका में लगातार सूखे की स्थिति के चलते गेहूं की पैदावार प्रभावित हुई है, जिसके चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि खाने के तेल की कुल जरूरतों का भारत 60% से अधिक आयात करता है। ऐसे में कुछ ऐसी ग्लोबल चुनौतियां हैं जो भारत को भी प्रभावित कर रही हैं। फिलहाल तो सरकार महंगाई को लेकर अलर्ट मोड में है और चुनावी मौसम भी आने वाला है। ऐसे में सरकार हर हाल में महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं SC गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, इस वक्त महंगाई को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। सरकार कड़े कड़े कदम उठा रही है, बड़े बड़े एक्शन ले रही है। आप ही देखिए कि अभी LPG सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए। क्या आपको लगता है कि अभी जो हाल के सरकार के कदम हैं, चाहे वो प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी हो, चाहे वो चावल के ऊपर स्टेप हो एक्सपोर्ट के ऊपर, या फिर गैस के दाम करना, क्या आपको लगता है कि ये महंगाई को कंट्रोल करने की दिशा में सही डायरेक्शन में ये कदम है सर, या कुछ मिसिंग आपको दिख रहा है? देखिए, इस समय जो महंगाई सामने आई है और जो सरकार जिन क्षेत्र में कदम उठा रही है, वो सब खुदरा महंगाई के आइटम्स में है, स्पेशली फूड आइटम्स में। जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी विस्तार से बताया। अगर वैसे देखें तो इस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स तो एक्चुअली नेगेटिव में है, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है, थोड़ा डिफ्लेशन ही है। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में काफ़ी उछाल आया। पिछले महीने 7.5% फिर क्रॉस हो गया।
अब त्योहार तो आ रहा है, त्योहार तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सरकार निसंदेह ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि कंज्यूमर प्राइस में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे। तो ये सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो चूँकि फंडामेंटल सिचुएशन कंज्यूमर प्राइस के लिए खाद्यान्न में पल्सेस में जिनमें हमारी डेफिशिएंसी है, वेजिटेबल्स में जिसमें प्रॉब्लम है, सीरियल्स में और में काफ़ी, दोनों में, व्हीट में भी पिछले साल से समस्या चली आ रही है, राइस में इस साल भी दिक्कत हो रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, उत्पादन घट रहा है, डिमांड में कोई कमी नहीं है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। अगर आप एक्सपोर्ट रोक दीजिए, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दीजिए, इंपोर्ट को वापस ले लीजिए, सब्सिडाइज कर दीजिए, तो ये तो चलेगा। ये अब अगले 6-7 महीने में, चूँकि स्थिति खराब ही रहेगी जनरली, तो कुछ समय तक तो ये सरकार को हर तरह के कदम उठा के महंगाई को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है जिस तरह से महंगाई को लेकर माहौल बना है। लेकिन सिराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या, चूंकि आप लगातार ग्राउंड फीडबैक भी आप लेते रहते हैं फूड इन्फ्लेशन को लेकर, आप जरा बताइए कि क्या ग्राउंड पर सिचुएशन वाकई पैनिक वाला है? जिस तरह से पैनिक बटन या यूँ कहें कि कदम उठाए जा रहे हैं, प्याज पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी, गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बैन किया गया, पार्बोइल्ड राइस पर 20% एक्सपोर्ट की ड्यूटी, बासमती पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय किया गया $1200। क्या आपको लगता है कि वाकई ग्राउंड पर जो सिचुएशन है अनाज की सप्लाई को लेकर या दालों की सप्लाई को लेकर ये चिंताजनक है और उसको देखते हुए ये कदम जायज हैं, या ओवर रिएक्शन तो नहीं है कहीं? देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश की 90% से भी ज्यादा आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है और उसका एम्प्लॉयमेंट और उसकी इनकम का लेवल बहुत ही कम है। और डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ और उसके बाद जो लॉकडाउन लगा, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बहुत नुकसान हुआ। और हम इस वक्त लखनऊ में हैं, हमारी यहाँ भी बातचीत होती रहती है लोगों से, तो वो उनकी इनकम बहुत प्रभावित है और जाहिर है कि वो फूड इन्फ्लेशन से बहुत मुतासिर हैं। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये कहा जा सकता है कि उनसे अगर फूड इन्फ्लेशन कम होता है तो ये उनके लिए एक राहत होगी। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए, अगर आप इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे तो हम ज़्यादा तफसील से बात कर सकते हैं कि जो भी इस तरह के कदम होते हैं, उनका जो कृषि की फसलों के उत्पादक हैं, उन पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। यस, तो सरकार मैं उस पर आऊँगा सर। हाँ, मैं उस पर आऊँगा सर। ये जो आपने बात कही है बिल्कुल, इसके ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन गर्ग साहब, आप जरा बताएं कि जो कदम उठाए, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त, क्या ये तात्कालिक उपाय हैं महंगाई को कम करने के, या इसका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इससे कोई दिखेगा जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं इससे? फूड इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादातर तात्कालिक सब्जेक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो फूड ग्रेन्स में हम काफ़ी सरप्लस में हैं। इवन प्याज, टमाटर, मिल्क, इन सब में भी हम सरप्लस में हैं। इस साल भी हम प्याज का एक्सपोर्ट करेंगे नेट, बजाय इंपोर्ट करने के लिए। केवल जो एडिबल ऑयल्स हैं और पल्सेस में भी अब कम हो गया, बट एडिबल ऑयल्स में ही हमारी स्टेडी एक तरह से इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। देश में जो पिछले 70-75 साल में काम हुआ है, उसमें फूड ग्रेन्स में और बहुत सारी वेजिटेबल्स में और कई सारी और कृषि उत्पादों में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है। बट इन चीज़ों में तात्कालिक असर पड़ता है। जैसे प्याज का आप उदाहरण लीजिए, अब ये जो क्रॉप आती है सितंबर में,
वो क्रॉप अगर फ्लड से या सूखे से या खराब हो जाने की उम्मीद है, तो आपको टेम्पररी समय में आपको समस्या हो जाएगी। जैसे आपने टमाटर में भी देखा, एकदम से स्पट आया, वापस से ठीक होने लगा है। तो मुख्य प्रॉब्लम तात्कालिक है, इट्स नॉट फंडामेंटल। ये बहुत लंबे समय की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हम जो सोल्यूशन भी अपनाते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्मिस्ट सोल्यूशन होते हैं। ये सब, चाहे आप 40% टैक्स लगा दीजिए, या आप एक्सपोर्ट पे बैन लगा दीजिए, या इंपोर्ट को खोल दीजिए, या सो ये सब तात्कालिक कदम हैं। और सरकार की भी मंशा निश्चित रूप से यही है कि भाई अब ये इलेक्शन के आने तक के समय में फूड इन्फ्लेशन, और जो सिराज जी कह रहे थे कि बेसिकली कंज्यूमर क्लास, 90% क्लास ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो अभी बहुत अच्छी स्टेडी इनकम वाली स्थिति में नहीं है, तो इसलिए उनको नुकसान ना हो। फार्मर्स का देखा जाएगा बाद में। फार्मर्स तो सेकंड बहुत पीछे आता है जहाँ तक तात्कालिक राजनीति या तात्कालिक स्थिति की हालत है। तो मेरे ख्याल से तो ये मुख्यतः तात्कालिक प्रॉब्लम, तात्कालिक उपाय हैं, तात्कालिक प्रॉब्लम है, और आप कह रहे हैं कि उसको लेकर तात्कालिक कदम ही उठाए गए हैं। अभी मैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे आऊँगा सर आपके पास। हमारे साथ डीके श्रीवास्तव भी हैं, चीफ पॉलिसी एडवाइजर EY इंडिया के। डीके जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप जरा बताएं सर, आप चूंकि चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं EY इंडिया के, क्या इन्फ्लेशन को लेकर जो हमारी पॉलिसी है अभी, चाहे वो RBI के फ्रंट से हो, चाहे वो सरकार के फ्रंट पे हो, क्या ये पॉलिसी ठीक है सर, या इस पॉलिसी में कुछ आमूलचूल बदलाव आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्यादातर जो इन्फ्लेशन अभी देखा गया है वो सीजनल फैक्टर्स के कारण है, जिसमें कि फूड प्राइसेस और स्पेशली वेजिटेबल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। हाँ। और इसके अलावा जो अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, और RBI ने भी कहा है कि 6% से थोड़ा ही कम रहेगा, पूरे साल के लिए भी देख लिया जाए, तो इसका अर्थ ये है कि थोड़ा अंडरलाइंग प्रेशर भी है। जो सप्लाई साइड रिजिडिटीज है, खासकर पेट्रोलियम प्राइसेस है, पेट्रोलियम का जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। हालांकि सरकार ने ये कोशिश जरूर की है कि जितने इंडियन बास्केट का जो प्राइस है वो एवरेज थोड़ा कम रखा जाए, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ना तो फिस्क पर प्रेशर पड़े और ना तो कंज्यूमर प्राइसेस पर प्रेशर पड़े। तो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन है सीजनल फैक्टर्स का और एक अंडरलाइंग सप्लाई साइड प्रेशर्स का, जो कि ग्लोबल फैक्टर्स के कारण है। इन दोनों को मीट करने के लिए जो RBI की पॉलिसी है उसमें उन्होंने जो रेपो रेट है उसको होल्ड पर रखा है, और इसका कारण ये है कि वो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अदरवाइज ऐसा होता शायद कि ये कोशिश करते कि रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए और इंटरेस्ट कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जो ग्रोथ की संभावना है वो घटने लगेगी, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है समृद्धि की संभावना में और इन्फ्लेशन के कंट्रोल में। राइट सर, तो आप कह रहे हैं कि बैलेंस अप्रोच जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि अब तक तो जो कदम उठाए गए वो ठीक है, उसका इम्पैक्ट अभी हम देख रहे हैं, आगे कितना दिखेगा ये देखना होगा। लेकिन अब यहां से आगे महंगाई को लेकर क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो बात सिराज जी ने उठाई उस पर मैं आगे पूछूंगा कि जब महंगाई बढ़ती है, जब कदम उठाए जाते हैं, तो इसका दूसरा पक्ष फार्मर होता है और किसानों की इनकम पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैसे बैलेंस बनाया जाए? सिराज जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी मैं अकोला में था, अकोला APMC में, और मैं तुअर पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। तो किसानों का ये कहना था, जब मैंने उनसे रेट पूछा तो उनका कहना था कि अभी हमें 100 से 115 का रेट मंडी में मिल रहा है तुअर का, जो कच्चा तुअर है। उनका कहना था कि दाम थोड़े से बढ़ते हैं तो आप लोग हल्ला करने लगते हैं, आप लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई तुअर का अगर मुझे अभी 115 का भाव मिल रहा है तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई है, हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, पर एकड़ जो हमारी उपज है वो कम हो रही है, अभी बारिश कम हुई है, इससे आगे और हमारी फसल खराब होगी, नुकसान होगा। तो ये सब को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, सिर्फ प्राइस को लेकर हल्ला मचाया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कैसे ये मैनेज किया जाए, क्योंकि कंज्यूमर को ये दिखता है कि महंगाई बढ़ गई, दाल के दाम 200 रुपए हो गए, लेकिन किसान कहते हैं कि अगर मुझे थोड़ा सा भाव ज़्यादा मिल रहा है तो हमारी कॉस्टिंग भी तो बढ़ रही है, हमारी उपज भी तो कम हो रही है। तो कैसे बैलेंस बनाया जाए सर,
कंज्यूमर किसान में, ये बड़ा द्वंद्व है। देखिए, हमारे दोस्त हैं सुभाष, उन्होंने पहले ही कह दिया कि किसान तो बड़ी लोअर प्रायोरिटी पे आते हैं। अब आपने पूछा किया कैसे जाए। देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया था जब फार्म के ऑर्डिनेंस आए थे जून 2020 में। उसमें ये कहा गया था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में गवर्नमेंट तभी इंटरवीन करेगी जब पेरिशेबल में 100% का इजाफा होगा और नॉन पेरिशेबल में 50% दाम बढ़ेंगे पिछले 1 साल के एवरेज से या पिछले 5 साल के एवरेज से। तो जितने कदम अभी हाल में लिए गए हैं जो आपने शुरू में गिनाए थे, किसी में भी ये कंडीशन मीट नहीं हो रही थी। अच्छा, तो किसान ये चाहते हैं, ट्रेड ये चाहती है, एक्सपोर्टर ये चाहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी आए, जिससे कि ये मालूम हो सके कि कब एक्शन गवर्नमेंट लेगी। ये बात सब समझते हैं कि गवर्नमेंट को कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी देखना है, मगर फार्मर के इंटरेस्ट को भी देखना है। तो वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो एक एक्सपेरिमेंट था, वो हम कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, तो आप कहें कि वो कामयाब नहीं हुआ, तो कैसे कामयाब होगा सिराज जी, कैसे कामयाब किया जाए उसको? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने खुद ही कहा था ना कि हम इंटरवीन तभी करेंगे जब नॉन पेरिशेबल आइटम के दाम 100% बढ़ जाएंगे, 50% बढ़ जाएंगे, पेरिशेबल के आइटम 100% बढ़ जाएंगे पिछले 1 साल के एवरेज से, तब हम इंटरवीन करेंगे। अब हमने जो अभी आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले 1 हफ्ते में, आप देखिए हमने उसमें ग्राफ भी दिए हैं, पूरी डिटेल्स दी हैं। तो ना तो प्याज के केस में दाम उतने बढ़े, ना राइस के केस में दाम उतने बढ़े, लेकिन सारे बहुत ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि ड्रास्टिक एक्शंस नहीं, वो ठीक, आपकी बात ठीक है सर, मतलब आंकड़ों में आपकी बात ठीक है, लेकिन सरकार के सामने दिक्कत ये आ जाती है कि मीडिया रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, कंज्यूमर की तरफ से हल्ला होने लगता है, विपक्ष हमलावर हो जाता है। अगर 10-20% भी महंगाई बढ़ जाए तो बहुत हो हंगामा होने लगता है, तो सरकार को के लिए बड़ा दुविधा हो जाती है क्या करें क्या ना करें, और लिहाजा इस तरह के बड़े और कड़े कदम उठा लिए जाते हैं। आपकी बात ठीक है कि किसानों को एक भरोसा तो होना चाहिए कि उन्हें क्या प्राइस मिल रहा है। अब गर्ग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से आगे देखिए, अभी मेन कंसर्न है पल्सेस को लेकर, क्योंकि पल्सेस की महंगाई बढ़ रही है और जो हमारी डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई कम है। बाकी गेहूं चावल के मोर्चे पर तो दिक्कत है नहीं, लेकिन कदम वहाँ भी उठाए गए हैं और पता नहीं एक्चुअल सिचुएशन क्या है स्टॉक में, ये सिराज जी और बेहतर बताएंगे, आगे मैं इनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन अब यहाँ से आगे जो महंगाई को लेकर रोड मैप है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसमें पेट्रोल डीजल भी शामिल है सर। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में और अगर कंज्यूमर्स के और फार्मर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की बात दृष्टिकोण से आप चले हैं, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो बेसिकली 2 तरह की हैं। एक तो वो क्रॉप्स हैं जो जिसमें हम अच्छी सरप्लस में हैं, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, प्याज हो, और दूसरी वो क्रॉप्स हैं जिसमें हम सरप्लस में नहीं है, अभी भी हमारा डेफिसिट प्रोडक्शन है, ऑयल सीड है और पल्सेस है। आपने पल्सेस की बात शुरू की। पल्सेस में और ऑयल सीड में हमारा परमानेंट डेफिसिट है। अब इसको अगर आप ओवरऑल एग्रीकल्चर ट्रेड के नज़रिए से देखें तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बीच में तो 45-50 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था। हमारा इंपोर्ट इनसे 10-15 बिलियन डॉलर का होता है। एग्रीकल्चर में हम कुल मिला के सरप्लस में हैं, तो हमें किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर इनका हमें इंपोर्ट करना हो तो हम इंपोर्ट करें। लेकिन और दूसरा जो जिसमें हम सरप्लस में हैं, उसमें मैंने जैसे कहा था कि टेम्पररी कारणों से आप आते हैं, महंगाई की स्थिति आती है। देयरफॉर मेरी नज़र में जो करना चाहिए वो ये है कि जहाँ तक सरप्लस वाली कमोडिटी सारी हैं, उनमें तो हमें सरकार को बिल्कुल हाथ अपने इंटरफेरेंस खत्म कर देना चाहिए इन क्रॉप्स में। अच्छा, प्याज में सीजनल थोड़ी दाम बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% बढ़ जाए, 200% बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी बहुत सारा सीजन ऐसा भी आता है जिसमें प्याज 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए में मिलने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर आप किसान की स्थिति से देखेंगे, किसी एक साल में वो कमा लेगा, किसी एक साल में दबा लेगा। कंज्यूमर को भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो सरप्लस वाली हैं उसमें वहां पे इंटरवीन ना करें। हाँ, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और जो डेफिसिट है उसमें
फ्री इंपोर्ट कर देना चाहिए, बजाय कि जब हम चाहें। आपने देखा 2018-19 में हमने इतनी पल्सेस इंपोर्ट कर ली कि फिर 2-3 साल तक देश में किसान की बुरी हालत रही। सो एक स्टेबल पॉलिसी होनी जिसमें चाहिए। सरकार मुख्य रूप से इन एग्रीकल्चर ट्रेड से बाहर निकल जाए, ठीक है, ना ठीक है। ये बैन लगाए ना टैक्स लगाए, और फ्री ट्रेड करे, और ओके। उसके बाद लेट द कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स डील। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सर आपका कि कैसे महंगाई को लेकर आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए और कैसे एक स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन श्रीवास्तव जी, अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब मानसून को लेकर बड़ी चिंता है, अगस्त का महीना रिकॉर्ड कम बारिश रही है अगस्त के महीने में, और सितंबर को लेकर के भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आप जरा बताइए, जिस मोर्चे पर अभी चिंता है, सब्जियों के मोर्चे पर, दाल के मोर्चे पर, क्या इसकी महंगाई अभी हम जल्द कम होने की उम्मीद कर सकते हैं, या आपको लगता है कि सब्जियों की महंगाई के मोर्चे पर, दालों की महंगाई के मोर्चे पर अभी चिंता बनी रहने वाली है? मेरे अनुमान में अभी तो चिंता है 2-3 महीने तक बनी रहने वाली है। इसका निदान इसी तरह से हो सकता है कि सरकार को ये वार्निंग पहले से मिली हुई थी कि इस बार मॉनसून में डेफिशिएंसी होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन होगा, और एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास एक अच्छा फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि किन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में डेवलप होने वाली है, और उसका अगर वो अनुमान अच्छे से लगा ले तो उस तरह के इंपोर्ट्स जहाँ तक संभावना है उसको पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा सीज़नल प्राइसेस का प्रेशर ना पड़े। लेकिन ये भी बात ज़रूरी है समझना कि इस समय इंटरनेशनल जो सिचुएशन है सप्लाईज़ की, वो बहुत अच्छी नहीं है, और ये जो एल नीनो का इफ़ेक्ट होता है ये पूरे इंटरनेशनल उस पर भी पड़ता है। तो इसके कारण जो है वो भारतवर्ष के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी लिमिटेड है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक ये समस्या रहने वाली है, और उसके बाद जो इन्फ्लेशन की समस्या होगी, वो अंडरलाइंग फैक्टर्स से रिलेटेड है, जैसे कि पेट्रोलियम प्राइस और सप्लाई साइड की रिजिडिटीज़ है। उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसी नीति ना अपनाएँ कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। राइट सर, ये इम्पोर्टेंट सुझाव है। लेकिन सिराज जी, आपसे एक जानकारी मैं चाहता हूं सर, आप बेहतर बता पाएंगे, आप एफसीआई के चेयरमैन रहे हैं। अनाज की सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन है, क्योंकि सरकार ने चावल को लेकर भी बहुत कड़े कदम उठाए हैं, गेहूं के ऊपर नज़र है ही। हालांकि अभी गर्ग साहब ने कहा कि अनाज के मोर्चे पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, सप्लाई डिमांड के मुकाबले पर्याप्त रहती है। आपके पास क्या इनपुट है सर, क्या वाकई अनाज के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी सप्लाई सिचुएशन कंफर्टेबल है? देखिए, हमने इस पे कई मजमून लिखे हैं। हमारा असेसमेंट ये बताता है कि गवर्नमेंट को गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 0% कर देनी चाहिए, जिससे कि प्राइवेट ट्रेड करीब 3 मिलियन टन का गेहूं इंपोर्ट कर सके। फिलहाल जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओपन मार्केट सेल स्कीम में गेहूं बेच रही है, उससे अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट को अगर ठीक करना है तो गेहूं का इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें खोल देना चाहिए। जहां तक चावल का सवाल है, तो वो जब मॉनसून का असेसमेंट ज़रा बेहतर हो जाएगा तब ये मालूम हो सकेगा कि चावल का इस साल कितना उत्पादन होगा। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर नहीं सकती है, क्योंकि चावल का इंपोर्ट मुमकिन नहीं है। असेसमेंट है सर आपका चावल को लेकर, क्योंकि अगस्त का महीना पूरा कमज़ोर गया है मानसून के लिहाज से, तो अब तक का क्या असेसमेंट है आपका चावल को लेकर? देखिए, हमारा असेसमेंट पिछले साल भी गलत साबित हुआ था मृत्युंजय। पिछले साल बिहार में, बंगाल में कम बारिश हुई थी, हमें लग रहा था कि प्रोक्योरमेंट 50-51 मिलियन टन नहीं होगा, लेकिन वो हो गया। हम नहीं सही असेस कर पाए, तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चावल का कितना उत्पादन होगा उसका सही असेसमेंट कर सकें। क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन बड़ा अच्छा ये लिया था कि नरेगा में जितने काम होते हैं उसका 70% इरिगेशन वर्क्स के लिए हो। अगर सचमुच ऐसा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, तो जिन राज्यों में जुलाई में अच्छी बारिश हुई है, वहां अगर पानी कंजर्व कर लिया गया है, तो हमें लगता है कि अगस्त में उस पानी को इस्तेमाल करके धान की फसल को सिंचित किया जा सकता है। यस, होप फॉर द बेस्ट सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी हो, ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। लेकिन गर्ग साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में
आरबीआई और कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी की एक मीटिंग हुई महंगाई को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आरबीआई के पास, चूंकि ये हालांकि अभी ये सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है, मानसून ड्रिवन इन्फ्लेशन है, लेकिन क्या आरबीआई के पास भी कुछ ऑप्शन अभी आपको दिखता है सर ऐसे मूड माहौल में, ताकि कुछ कंट्रीब्यूट आरबीआई की तरफ से हो महंगाई कम करने के लिए? कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है इस वक्त गर्ग साहब? देखिए, मेरा तो ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फूड इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी कर ले, फूड इन्फ्लेशन में कोई असर नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आरबीआई के पास कोई फूड इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मैनेज करने का कोई साधन है। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, सिराज जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बताने के लिए कि महंगाई के पीछे की वजह क्या है, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने कारगर हैं और आगे किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन इन्फ्लेशन का क्या होना चाहिए, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।